ये नारा नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। इंडी गठबंधन है कहीं क्या? उन्होंने 4 या 5 बार मिलकर के हाथ ऊपर करके फोटो निकाली है। 75 साल तक भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्थाओं को जूते मारे गए हैं। वायनाड में चुनाव लड़ा और लेफ्ट वालों को गालियां दी, लेफ्ट वालों ने कांग्रेस को गालियां दी। उड़ीसा को नवीन बाबू नहीं चला रहे। कुछ लोगों का कुनबा है, उन्होंने सीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। अब तो न्यूज नेशन वाले हैं और हम नेशन फर्स्ट वाले हैं। तो दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, न्यूज नेशन को दिए उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम मुद्दों पर बात की। फिर चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, देश के इतिहास की बात हो, विरासत की बात हो, आस्था संस्कृति की बात हो, क्षेत्रीय दलों की भूमिका की बात हो, इंडिया गठबंधन की बात हो या 2024 के लोकसभा चुनाव की आगे क्या स्थिति नजर आती है, इस मुद्दे की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज नेशन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ खास बातें हैं और उन बातों का मतलब क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, ये समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मनोज गैरोला जी, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा, जिन्होंने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कवर किया है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मनोज सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, आज जो न्यूज नेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है उसमें काफी सारे पॉइंट्स बेहद महत्वपूर्ण है सर, लेकिन आने वाले वक्त की राजनीति के लिहाज से वो कौन सा मुद्दा, वो कौन सा पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि प्रभावी है? देखिए, ऐसा है कि आज क्योंकि वो उड़ीसा में थे और उड़ीसा में उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया, तो उड़ीसा बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को लगता है कि उनकी सीटें इंप्रूव हो सकती हैं। पिछले इलेक्शन में लोकसभा में उनकी 8 सीटें थी, उन्हें लगता है कि आराम से 15-16 तक हो सकती हैं। उड़ीसा में टोटल 21 सीटें हैं और उसी तरीके से विधानसभा में उन्हें लगता है कि उनके पास चांस है कि शायद इस बारी उनकी सरकार बन सके जी। पिछले 24 साल से वहाँ नवीन पटनायक की सरकार है और उसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। वो कारण ये है कि नवीन पटनायक, जो कि वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं और आपने देखा होगा कि आज भी मोदी जी ने उनकी तारीफ करी है जी। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो पब्लिक में बाहर नहीं आ रहे हैं। वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके साथ मीटिंग काफ़ी कम हो गई है और उनके जो एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे, एक आईएएस ऑफिसर वीके पांड्यन, जिनके बारे में कहा जाता था कि पूरी की पूरी उड़ीसा की सरकार वही चलाते हैं जी। तो पिछले साल उन्होंने इस्तीफा देकर बीजू को बीजेडी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो जिस समय उन्होंने बीजेडी ज्वाइन करी तो उन्हें एक महत्वपूर्ण, मतलब सीनियर लीडर की तरह उन्हें पेश किया गया और इस बारी जो इलेक्शन हो रहा है पूरी स्ट्रेटेजी की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा कि नवीन पटनायक, जिनको कि लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो पार्टी आज कोई और चला रहे हैं, डिसीजन मेकर उस प्रदेश के बाहर के लोग हैं और एक आम आदमी भी इसको एक बिल्कुल लेकिन इन सब के बीच विकास, जिसका जिक्र यहाँ पर मनोज सर कर रहे हैं उड़ीसा के संदर्भ में, सिद्धांत महापात्रा, बैचेंद्र पांडा, भर्तृहरि मेहताब, अनवर मोहंती, ये कुछ नाम हैं। लिस्ट बहुत लंबी है और क्या ये उन तमाम लोगों की ही लिस्ट है जिन्होंने बीजेडी को छोड़ना बेहतर समझा, इसी कोकस के चलते, इसी नेटवर्क के चलते, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया? जी बिल्कुल, सही कहा आपने। जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और जिस बात का हवाला दिया उन्होंने, और इशारों में और इशारे क्या खोलकर उन्होंने कहा कि जो नवीन बाबू हैं वो पूरे जो उड़ीसा है वो उसको आउटसोर्स और सबलेट कर रहे हैं और ऐसे लोगों के हाथ में अपनी विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं कि जो लोग उड़िया नहीं है, उड़िया भाषी नहीं है, जिनका जो उड़ीसा प्रदेश से उनका कोई नाता नहीं है, यहाँ की संस्कृति से वो कुछ जानते नहीं है, ऐसे लोगों को विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। बेहतर तो ये होता, प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर तो ये होता कि यहाँ के किसी व्यक्ति को अपनी विरासत वो सौंपते, क्योंकि उड़ीसा के लोग काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं और किसी बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जो बीजेपी की अपनी राजनीति है उस राजनीति के हिसाब से ही आज बिल्कुल सधे हुए अंदाज में बयान दिया, क्योंकि पूरे इस चुनाव के दरमियान बीजेपी इसी को मुद्दा बनाती रही और देखिए इसी इशू को लेकर बीजेडी के तमाम बड़े नेता
बीजेडी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और न सिर्फ बड़े नेता बल्कि जिले और ब्लॉक लेवल के जो नेता भी है बीजेडी के, वो भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो इसको बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को लगता है कि एक बहुत अचूक हथियार है बीजेडी के खिलाफ। बिल्कुल, लेकिन एनके सर, जिसका जिक्र मनोज सर ने किया शुरुआत में, क्या आपको भी ऐसा लगता है अगर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए गेन करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो आपको लगता है कि उड़ीसा जैसे वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की संभावना बहुत ज्यादा है? जी हाँ, दो तरह के स्टेट्स है इस पूरे चुनाव में। अगर आप देखें तो जो स्ट्रेटजी बन रही है वो दो तरह की है, गेन स्टेट्स, लॉस स्टेट्स एंड न्यूट्रल स्टेट्स। तो गेन स्टेट्स जो हैं उसमें उड़ीसा प्रथम इसलिए है कि कांग्रेस ने वहां पे अपनी जमीन जो एक होता है कैजुअलनेस, अपने उसकी वजह से, बेफिक्री की वजह से वहां पे छोड़ दी है। एक अच्छा स्टेट था जिसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा वहां पे बेस था, और यही स्थिति आंध्र प्रदेश में भी थी। कई राज्य ऐसे थे जहां की ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स थे, लेकिन कांग्रेस पे लीडरशिप, स्टेट लेवल पे लीडरशिप की कमी की वजह से उड़ीसा आपने छोड़ दिया। अब वो स्पेस गया कहां? वो स्पेस जाता तो बीजेडी में जा सकता था, लेकिन नवीन पटनायक अगर आप देखें तो पिछले 5 वर्ष, और सच बात यह है कि 5 नहीं बल्कि 10 वर्षों से नवीन पटनायक सच में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं का, 1-2 प्रोजेक्ट्स जो आए हैं वहां किसानों के लिए 1-2 प्रोजेक्ट आए हैं जी, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स ब्यूरोक्रेट्स ने दिए थे और पार्टी स्ट्रक्चर टूटता गया, लोग छोड़ते गए। अभी आपने नाम लिया, ये सारे अच्छे लोग थे जो कि छोड़ चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का स्पेस बीजेडी को गया नहीं, वो बीजेपी के पास आया। इनका नवीन पटनायक का जहां तक सवाल है, वो अच्छे स्वास्थ्य पे नहीं है। उनका स्वास्थ्य अब किसी भी ऐसे पद के लिए जहां वो जो फंक्शनल पद हो उसके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही स्थिति बिहार की भी है बिल्कुल। लेकिन अगर आप उड़ीसा को देखें तो नवीन पटनायक, वहां की जनता भी अब समझ गई है। शुरू में तो उसने वोट दिया ये मान के कि सरकार अच्छी चल रही है और किसानों को लेकर कई स्कीम्स बहुत अच्छी आई थी, लेकिन अब वो मान रही है कि नवीन पटनायक अब वहां नहीं है, उस सीन में नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि वो स्पेस भी बीजेपी को मिल रहा है। तो बीजेपी के लिए बड़ा गेन है जो मोदी जी समय कर रहे हैं वहां पे मेहनत। और देखिए अटैक वो कांग्रेस पे कम कर रहे हैं और इन पे भी नहीं। नवीन पता है कि कांग्रेस तो खत्म है उड़ीसा में, कांग्रेस की कोई संभावना। लेकिन मनोज सर, 2009 में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में खाता तक नहीं खुला था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2019 में वो बढ़कर 8 पहुंच गई। आपको लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, जिसका जिक्र एनके सर कर रहे हैं, चिंता की बात है, बीजेडी के लिए भी ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी? देखिए आज की डेट में बीजेडी की जो हालत है, तो मेरे को लगता है कि बीजेडी के लिए ही ये ज़्यादा एक चिंता की बात है। अब क्या है कि नवीन पटनायक की एज 77 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन एज से ज़्यादा उनकी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब है। तो इस कारण वही नवीन पटनायक जिनको वहाँ की जनता बड़ी पसंद करती थी, 24 साल से उनको बार बार चुना। आपको ध्यान होगा कि पहले 2 असेंबली इलेक्शन बीजेडी और बीजेपी उसमें अलायंस पार्टनर थे जी, तो बाद में वो अलग हटे। तो वही लोग जो कि नवीन पटनायक को पसंद करते थे, जब उन्हें लगने लगा कि वीके पांडेयन ने करीब करीब पार्टी पर कब्जा कर लिया है या डिसीजन मेकिंग सारी उन्हीं के हाथ में है, तो वही लोग उनके अगेंस्ट हो गए। और बीजेपी ने इस इलेक्शन में ये नैरेटिव बहुत अच्छा बनाया कि ये जो पार्टी है ये उड़ीसा के बाहर के लोगों के पास जाएगी जी। और ये उड़ीसा के स्वाभिमान का इशू है बिल्कुल। और आप यही कारण था कि एक आम जनता आज की डेट में ये जो नैरेटिव है एक आम जनता के मन में है। एक पार्टी का जो कार्य करता है उसे लगता है कि ये पार्टी नवीन बाबू के हाथ से कहीं और जा रही है। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो कि वीके पांडेयन से पहले नाराज थे जी, वो इस इलेक्शन में और भी ज़्यादा दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब मनोज सर, आज न्यूज़ नेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया इनके सर, उसमें कुछ और बातों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने हमारे सहयोगी विकास चंद्रा को बताया कि देखिए विपक्ष का जो ऑरा है वो अब खत्म हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुबह के 7 बजे मैं पुरी में रोड शो कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि जब विपक्ष बनाम मोदी की तुलना हम करते हैं, खासकर सिर्फ 24 की चुनावी लड़ाई में नहीं, 14 की, 19 की, राज्यों की विधानसभा चुनाव की लड़ाई में भी, तो एक बड़ा फासला, एक बड़ा अंतर नजर आता है? हाँ जी, पहले तो ये विकास चंद्रा को बधाई और न्यूज़ नेशन को बधाई कि प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू और काफ़ी संतुलित इंटरव्यू है। और विकास चंद्रा मेरे बहुत प्रिय रिपोर्टर रहे हैं, मेरे साथ, हम उनके साथ काम भी किए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं
ये बात बिल्कुल सही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक गौण सब्जेक्ट था और स्टेट क्राफ्ट, खास करके जो देश का गवर्नेंस था, वो उससे अपने को दूर रखा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी वजह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक कंसेप्ट हर देश का एक आभूषण होता है, वो हमारे यहाँ गायब हो गया था। 70 साल में बहुत कम रहा, 50-55 साल वो गायब था। स्टेट का रोल होना चाहिए कि नहीं, ये डिबेटेबल हो सकता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लाने में स्टेट की भूमिका कितनी होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि धर्म को लेके जब राजा, एक जमाने में हमारे भारत में, और हमारे भारत में ही क्यों, विदेश में भी ब्रिटिश के राजा भी इसी तरह थे। विकास चंद्रा, चूंकि सर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि वाराणसी में एक साल में रिकॉर्ड 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या, जहां से सीधी तस्वीरें आपने दिखाई थी, वहां पर 5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, इस तरीके का अनुमान जताया जा रहा है। केदारनाथ में जो निर्धारित संख्या है उससे ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कहना पड़ रहा है कि प्लीज आप मत आइए। और यही हाल देश के बाकी धार्मिक संस्थाओं का भी है, धार्मिक स्थलों का भी है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री वाकई इस क्षेत्र में सफल रहे कि उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा दी है? जी देखिए, अब तक जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, या जहां वो डबल इंजन की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, वहां जो काम हुए हैं धर्म को लेकर के, आस्था के केंद्रों को लेकर के या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के, तो उसमें तो वो सफल दिखाई देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया था कि जो रिलीजियस टूरिज्म है वो इतना बड़ा मार्केट है कि उसको छोड़ कैसे दिया जाए। कहा कि इसमें भी भाई देखता हूं कि कैसे इसका विकास होकर अर्थव्यवस्था को कैसे सबलता मिल सकती है, मंदिर के जरिए, तीर्थस्थलों के जरिए, आस्था के केंद्रों के जरिए। तो वो अपनी दोहरी बात वहां बता रहे थे कि एक तरफ तो इसका विकास और उन्नयन करके लोगों की आस्था को संपोषित किया जा रहा है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को संबल दिया जा रहा है और अर्थव्यवस्था का भी विस्तार हो रहा है। और वो वाकई में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से या राम मंदिर बनने से वो दिखाई दे रहा है कि अयोध्या में प्रतिदिन लगभग एवरेज 3.5 लाख लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो उससे बड़ा था उसके जरिए जो, अगर आप देखें पूरे चुनावी मुहिम को, काफी लंबे समय से मैं घूम रहा हूं कि चाहे लाख मोदी के करिश्मे की बात हो रही है, मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात हो रही है, लेकिन कोर में आकर के अगर बीजेपी के प्रचार अभियान को देखें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धर्म है, उसकी चर्चा किए बगैर मंच से कोई भी नेता विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उससे पहले जरा हम अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज नेशन के ऑफिशियल एक्स पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू है उसको साझा किया गया, जिसको अब से 30 सेकंड पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया है, ये कहते हुए कि इस चुनाव में देश की जागरूक जनता जनार्दन का मैजिक चल रहा है, जिसे मोदी के 10 वर्षों के कामकाज पर पूरा भरोसा है। ये प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है न्यूज नेशन के इंटरव्यू को अब से 30 सेकंड पहले। विकास, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मनोज सर, हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा विकास चंद्रा को दिए अपने इंटरव्यू में कि देखिए साहब, जनता के बीच में विपक्ष का ऑरा खत्म हो गया है। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 50 दिन में 103 रैलियां की हैं, औसतन 50 दिन में हर दिन 3 रैलियां। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के सामने हैं, उन्होंने 50 दिनों में 39 जनसभा की हैं, एक दिन में एक भी नहीं की है औसतन। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा फासला है? हाँ, देखिए, ये बड़ा फासला हर तरीके से है। एक तो एक दिन में रैली आप कितनी करते हैं, और दूसरा कि रैली का इम्पैक्ट क्या होता है। आज की डेट में देखिए कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने इंडिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है, और उनका जो गवर्नेंस ऐसा था कि उसके कारण लोगों का ट्रस्ट हर इलेक्शन में उनके ऊपर बढ़ता गया। अगर आप 2014 की बात करें तो लोगों के सामने रिकॉर्ड था कि उन्होंने गुजरात स्टेट कैसा चलाया। फिर जब 2019 आया तो लोगों ने देखा कि उन्होंने पिछले 5 साल कैसा काम किया, और अब जब 2024 है तो लोगों के सामने है कि उन्होंने 10 साल किस तरीके से काम किया। तो वो 10 साल का जो काम है, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम हो, चाहे उसमें इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, हमारी जो ग्लोबल पोजीशन है वो हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, वो सारी की सारी स्कीम्स ऐसी थी जिसने हर एक आदमी को, जिसने हमारे देश में टच किया है जी। तो ये एक कारण है कि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जब वो मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं करते हैं, तो लोग उनको सुनने जाते हैं और उसका एक आम आदमी के ऊपर उनका विश्वास होता है। तो मोदी की जो गारंटी है वो वाकई
एक गारंटी है जो एक आम आदमी को हमारे देश में समझ एनके सर, आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 दिन में रोजाना औसतन 3 रैलियां, राहुल गांधी की 50 दिन में औसतन 39 जनसभाएं, 9 से 15 मई का भी आंकड़ा है जिसमें मोदी ने 16 रैली की हैं, राहुल गांधी ने 12 रैली की हैं, जब चुनाव अपने चरम पर है, तीसरे चौथे चरण का मतदान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि यही एक बड़ी वजह है? और आज देखिए विकास चंद्रा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पुरी में रोड शो करने के लिए मौजूद हूं। ये एक बड़ा फासला नहीं है सर? क्या सत्ता और भारत के इतिहास में मोदी ऐसा लीडर मास को कन्विंस करने में मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा हुआ है। अगर नेहरू हुए हैं तो नेहरू का कारण दूसरा था, वो प्रोडक्ट थे स्वतंत्रता आंदोलन के और गांधी के साए में था उनका पूरा व्यक्तित्व। लेकिन मोदी इंडिपेंडेंट है और ये जिस तरह मासेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उसका तो मुकाबला नहीं है। लेकिन आप ना भूलें कि राहुल गांधी ने भी 2 भारत यात्राएं की थी। ठीक है, चुनाव के दौरान नहीं, उसके पहले किया था, चुनाव के दौरान भी बीच में भी किया था, लेकिन 2 भारत यात्राएं उन्होंने भी की हैं और एक लगातार किया है। रोज काफी लंबा पैदल सफर करते थे, तो मास को उन्होंने भी किया। कितना किया ये उनकी स्टाइल है। एक बात जरूर है कि मोदी जो ये सारा पैकेज है जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है, विकास, और आप ध्यान रखिएगा कि ये 2020 के 5 किलो फ्री अनाज के बाद पहला इलेक्शन है, आम चुनाव होने जा रहा है 2020 के बाद, और 80 करोड़ जनता जब वो 5 किलो पा रही है, तो अगर कोई राज्य, स्टेट अपने साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ 5 किलो अनाज दे रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उस जनता को मुतासिर करेगा, क्योंकि उसकी सर्वाइवल गारंटी तो मोदी ने कर दी। मनोज सर, मैं आपके पास आऊंगा। इंडिया गठबंधन को लेकर हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज न्यूज नेशन के इंटरव्यू में उन्होंने वायनाड का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। लेकिन विकास, आप तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, संसद को कवर कर रहे हैं। ये जितना एग्रेशन, जितना ज्यादा एक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ और भी नेता हैं जिनका जिक्र किया जाना चाहिए उम्र के इस पड़ाव पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्र को देखिए, उनके काम करने के सलीके और तरीके को देखिए, काम करने के घंटे को देखिए, और फिर पब्लिक में उनकी जो उपस्थिति है उसे देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में इस समय कोई ऐसा नेता है जिसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा सकती है। उम्र के इस पड़ाव में सुबह से लेकर शाम तक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैली और रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थक कर जाकर सो जाते हो, उसके बाद जो सरकारी काम है और जो उनके जिम्मेवार भी काम है उसको पूरा करते हैं, और देर रात तक बैठक करते हैं और जायजा भी लेते हैं। अपना काम तो करते ही हैं, फिर क्या कुछ दिन भर की राजनीतिक गतिविधि है, क्या उसमें प्रगति हुई है, उसकी समीक्षा भी वो करते हैं। जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक प्रतिदिन वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो पार्टी के रणनीतिकार है अमित शाह, उनसे भी वो फीडबैक लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे मैं खुद देखता हूँ कि लगातार काम करते हैं और ऊर्जावान रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं। हालांकि बीजेपी में देखें तो सभी नेता लगातार काम करते रहते हैं। वो 365 दिन चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी बीजेपी है, सभी मैदान में रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए सुबह 7 बजे पुरी में, फिर दूसरे राज्य में, फिर शाम को कहीं तीसरे राज्य में, तो एक वाकई एक आश्चर्य में तो डालता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज नेशन के इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर साझा किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जागरूक जनता जनार्दन का मैजिक चल रहा है, मोदी के 10 वर्षों के कामकाज पर पूरा विश्वास। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल एक्स हैंडल है जहां पर न्यूज नेशन को दिए इंटरव्यू को उन्होंने साझा किया है। लेकिन मनोज सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, इंडिया गठबंधन है कहां? वायनाड में आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपको भगा रही हैं कि हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पर बार बार प्रधानमंत्री हमला करते हैं। आपको लगता है इससे नुकसान होगा विपक्ष को? हाँ, ये देखिए, जो इंडी गठबंधन था वो तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो ये गठबंधन अगर हम देखें तो एक महाराष्ट्र आप देख लीजिए, दूसरा आप बिहार देख लीजिए। इन 2 एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी पूरे देश में गठबंधन एक तरीके से वो नहीं है। दिल्ली में ठीक है, दोनों के थोड़े वोट थे, तो इस कारण दोनों के अलायंस को थ्योरेटिकली फ़र्क पड़ सकता है। पर आप देखिएगा केरला में, केरला की अगर हम बात करें तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ टीएमसी का अलायंस इनके साथ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका तो वोट बैंक कॉमन है। अगर हम पंजाब की बात करें
तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो दोनों मेन पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रही हैं जी। तो इसलिए अगर हम नेशनल स्केल में देखें तो ये गठबंधन हो नहीं सकता। अगर हम किसी और उसकी बात करें, मतलब तो अगर टीएमसी का अगर अलायंस है तो टीएमसी के अलायंस का पंजाब में या बाकी स्टेट में तो कोई असर हो नहीं सकता, या लेफ्ट का अगर अलायंस है तो बाकी स्टेट में उनका असर हो नहीं सकता। तो इसलिए ये एक जो गठबंधन है इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें, मतलब वो तो ठीक है। तो हमेशा से इसे एक तमाम डाउटफुल इशू है। मुद्दे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूज नेशन को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कवर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए, और विशेषकर बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा आपका एक सॉलिड इंटरव्यू दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट लाइव देखने के लिए। धन्यवाद।